हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले दो वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 20 और क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक को बता दिया था, उसका सारा सॉल्यूशन बता दिया था। उससे रिलेटेड ढेर सारे जो है क्वेश्चंस भी मैंने समझाए थे अलग से। अब आज तीसरा वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। बिना देर किए शुरू किया जाए। चलिए, जैसे 41 नंबर क्वेश्चन ये है, उपयोगकर्ता को ईमेल के साथ फाइल भेजने की सुविधा देता है। मतलब इसमें ये पूछा गया है कि अगर ईमेल भेजना है और यूज़र को ईमेल के साथ फाइल भी साथ में भेजनी है तो इनमें से कौन से ऑप्शन का यूज़ किया जाएगा। जैसे दिया हुआ ड्राफ्ट दिया हुआ है, मैसेंजर दिया हुआ है, सेंट दिया हुआ है, अटैचमेंट दिया हुआ है। तो चलिए मैं बारी बारी से इन सारे ऑप्शंस को जो है आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले समझिए ड्राफ्ट क्या होता है। किसी भी ईमेल में ड्राफ्ट वो मैसेज होता है जिसे आपने रेडी तो किया या उसे भेजने के लिए तैयार तो किया, लेकिन अभी तक भेज नहीं पाए हैं, या फिर अभी वो अधूरा ही है इसलिए आप उसको नहीं भेज पाए हैं। तो ड्राफ्ट ऐसा एरिया होता है या ऐसा फोल्डर होता है जिसमें क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि हमारी कौन सी मेल्स अधूरी हैं जिन्हें हम भेज नहीं पाए हैं। ठीक है, तो जब भी आप ईमेल खोलिएगा, चाहे वो जीमेल हो चाहे अन्य कोई भी ईमेल सर्विस हो, तो उसमें लेफ्ट साइड में आपको ड्राफ्ट ऑप्शन मिल जाएगा। ड्राफ्ट में जब जाइएगा तो उसमें सारी की सारी अनफिनिश्ड ईमेल होंगी, ऐसी ईमेल जिन्हें भेजना मतलब जिन्हें तैयार करना शुरू तो किया गया था लेकिन भेजा नहीं गया, वो सारी की सारी कहाँ होंगी, ड्राफ्ट में होंगी। ठीक है, दूसरा क्या है, मैसेंजर। मैसेंजर क्या होता है, ये सारी की सारी वेबसाइट्स हैं जिनसे ईमेल भेजा जाता है, तो मैसेंजर का इससे कोई मतलब नहीं है, वेबसाइट्स के नाम है। सेंट क्या होता है, सेंट भी एक एरिया होता है या हम फोल्डर कह सकते हैं किसी भी ईमेल में। ये एक ऐसा एरिया या फोल्डर है जिसमें आपने जितनी भी ईमेल भेज रखी हैं वो सारी की सारी ईमेल वहाँ दिखाई देंगी। जितनी भी आज तक आपने ईमेल्स भेजी अगर वहाँ से डिलीट नहीं की गई हैं तो सारी की सारी ईमेल आपको सेंट में दिखाई देंगी। तो ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई। लास्ट में एक बचा अटैचमेंट। तो आंसर तो यही अटैचमेंट ऑप्शन ही है। जब आप ईमेल ओपन करते हैं और किसी को नया ईमेल भेजने की कोशिश करते हैं तो उसमें पिन जैसा सिंबल आता है, वही हमारा अटैचमेंट होता है। उस पर क्लिक करके आप कोई भी फाइल साथ में अटैच कर सकते हैं, अटैच करके भेज सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और अक्सर पूछा जाता है कि बताइए जीमेल में सामान्य तौर पे जो हम फाइल भेज रहे हैं उसकी मैक्सिमम साइज़ क्या हो सकती है। तो सामान्य तौर पे अगर अटैच करके आप कोई फाइल भेजना चाहते हैं तो अधिकतम 25 MB तक की फाइल भेज सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा की फाइल भेजनी है तो क्या करें, जिन्हें आप अटैच करने की कोशिश करेंगे वो कह देगा कि इसकी साइज़ 25 MB से अधिक है, तो इसको पहले ड्राइव पे अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद हम भेजेंगे। ड्राइव पे अपलोड करने के बाद होता क्या है, उसका एक लिंक क्रिएट होता है आपके ईमेल के साथ। जिसको भी आप ईमेल भेजेंगे वो उस लिंक पे क्लिक करेगा तो ड्राइव खुलेगी और ड्राइव से वो एक्सेस कर सकता है। वो डायरेक्टली ईमेल से उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा अगर 25 MB या उससे अधिक का है तो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 एक आसान टूल है जो आपको जल्दी से प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है। देखिए टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट पहले इन सबको समझाते हैं। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट डिज़ाइन तो होती है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन होती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको डिज़ाइन नहीं करना पड़ता है पेज को। जब भी आप ओपन करेंगे इम्प्रेस को तो वहाँ टेम्पलेट दिखाई देता है। मैं आपको दिखा देता हूँ टेम्पलेट को। जैसे यहाँ न्यू में जा करके आप यहाँ पर जब टेम्पलेट का यूज़ करेंगे, ये टेम्पलेट दिया हुआ है Ctrl+Shift+N, इस पर क्लिक करिएगा तो अलग अलग टाइप के टेम्पलेट, ये टेम्पलेट दिख रहा है ना, जो भी टेम्पलेट आपको लेना हो आप क्या करें, उस पर क्लिक करके ये ओपन कर लीजिए, उसका टेम्पलेट जो है आ जाएगा आपके सामने। टेम्पलेट में क्या होता है, थोड़ा सा डिज़ाइन किए हुए पेजेस पहले से ही आ जाते हैं, आपको बहुत डिज़ाइन नहीं करनी पड़ती है। तो ये तो टेम्पलेट हो गया। टेम्पलेट के बाद आते हैं हम, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ब्लैंक सामान्य तौर पे जब आप इम्प्रेस या पावर पॉइंट खोलते हैं तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन ही होता है। अगर आप टेम्पलेट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो सामने जो प्रेजेंटेशन एरिया खुला हुआ है, जो स्लाइड खुली हुई है, वो ब्लैंक प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तीसरा आता है स्टैंडर्ड टेस्ट बार। स्टैंडर्ड टेस्ट बार नाम का कुछ भी नहीं होता, स्टैंडर्ड टूल बार होता है। टेस्ट बार नाम का कोई ऑप्शन या कोई टूल नहीं होता है। इसके बाद आते हैं डी पर ऑटो कंटेंट विजार्ड। ये सामान्य तौर पे आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आसानी से मिल जाएगा। ऑटो कंटेंट विजार्ड क्या होता है, यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑटो कंटेंट विजार्ड। फिर समझाते हैं, जब आप ऑटो कंटेंट विजार्ड यूज़ करते हैं तो उसमें जो बॉक्स खुलता है वो विजार्ड होता है। विजार्ड वाला बॉक्स क्या होता है, विजार्ड का बॉक्स ऐसा बॉक्स होता है जिसमें नेक्स्ट या बैक बटन होती है। बहुत सारे ऐसे बॉक्स है जिसमें नेक्स्ट बैक बटन नहीं होती है, जिसमें ओके होता है, कैंसिल होता है, मतलब सिंगल बॉक्स होते हैं।
लेकिन विजार्ड क्या होता है, मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं। तो ऑटो कंटेंट विजार्ड क्या होता है, एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें ढेर सारे स्टेप्स होते हैं। जब ये ओपन किया जाता है तो इसमें आपके प्रेजेंटेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, किस प्रकार की प्रेजेंटेशन बनानी है, क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं। मतलब आप ये समझिए कि वो आपके दिए गए इनपुट के अनुसार खुद से प्रेजेंटेशन तैयार करता है। उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ऑटो कंटेंट विजार्ड क्या करता है, कंटेंट वगैरह खुद से ले आता है। उसको लगता है कि हाँ इस प्रकार का प्रेजेंटेशन बनना चाहिए, तो खुद ही वो कंटेंट ले आता है, कितनी स्लाइड्स की जरूरत है वो खुद ही ले आता है। उसको बढ़ाना घटाना या चेंज करना आप कर सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि क्विकली अपने से कोई प्रेजेंटेशन तैयार हो, तो उसके लिए ऑटो कंटेंट विजार्ड का यूज़ किया जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है। अब देखिए, जैसे हम आपको ये क्वेश्चन बता चुके हैं, इसके पहले डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन पूछा था, ठीक है। तो हमने आपको समझाया था कि वो क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। तो देखिए हमने कहा था कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से पढ़िएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है, इसमें केवल पेज ओरिएंटेशन पूछा है, डिफॉल्ट नहीं पूछा है। तो पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पोर्ट्रेट भी दिया हुआ है, लैंडस्केप भी दिया हुआ है, लेकिन लास्ट वाले में क्या होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों दिया हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर है। और स्लाइड से, पेज ओरिएंटेशन का स्लाइड से कोई मतलब नहीं, पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट लैंडस्केप होता है। तो बस एक ऑप्शन बढ़ाने के लिए दे दिए ताकि 4 हो जाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी सहायता से किसी डिजिटल डिवाइस को चलाया जाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो डिजिटल डिवाइस ऑन नहीं होगी, चाहे हमारा मोबाइल हो, चाहे हमारा लैपटॉप हो। जैसे मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, कुछ लोगों के पास मोबाइल होगा, एंड्रॉयड मोबाइल होगा, तो एंड्रॉयड क्या है, वो उसके अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी सहायता से वो चलेगा, ठीक है, या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। उसी तरह अगर आपके पास लैपटॉप है, ठीक है, तो लैपटॉप में विंडोज़ पड़ता है, मैक ओएस पड़ता है, ठीक है, ढेर सारे अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिए हुए हैं। जैसे दिया हुआ है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एक दिया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक दिया ड्रूपल ऑपरेटिंग सिस्टम और एक दिया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें पूछा क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ओपन सोर्स का नाम पहले भी आ चुका है। ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें दो खास बातें होती हैं। पहला कि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, इसका कोई भी जो आपको चार्ज नहीं देना होगा। दूसरी चीज़, इनका अगर आप जैसे प्रोग्रामर हैं, ठीक है, ठीक ठाक प्रोग्रामिंग समझ लेते हैं, तो इनका सोर्स कोड भी आपको फ्री में मिलता है, इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। मतलब वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम तो फ्री में दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपको सोर्स कोड भी फ्री में देते हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए साफ साफ इसमें क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स हमारा विंडोज़ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा उबंटू हो गया, ड्रूपल हो गया, लिनक्स हो गया, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है। आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, उसको यूज़ करने के कोई चार्जेस आपको नहीं देने हैं, लेकिन विंडोज़ को यूज़ करने के चार्जेस देने हैं। तो देखिए जैसे कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैंने समझा दिया, ये फ्री में मिलेंगे, इनका सोर्स कोड भी फ्री में मिलेगा, ठीक है। क्लोज सोर्स, इसके अलावा क्लोज सोर्स होते हैं। क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, सब दो चीज़ें होती हैं इसमें। इसको यूज़ करने के लिए इसका लाइसेंस लेना होता है, आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, बिना लाइसेंस के इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज़, इसका सोर्स कोड भी आपको नहीं मिलता, सोर्स कोड तो ये देंगे ही नहीं, ठीक है। पैसे वाली कोई बात नहीं कि पैसा दे करके भी दे देंगे, नहीं, वो सोर्स कोड नहीं देंगे, और इसको यूज़ करने के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसे देने होंगे। चलिए अब आते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए एक्सटेंशन नेम पूछा गया है। जैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि ओडीटी किसका होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है। हमने टीएक्सटी भी समझाया था, ठीक है, ये नोटपैड में जो फाइल्स बनी हुई हैं उनका होता है। पीडीएफ हमने आपको समझाया था, ये ऐसी फाइल होती है जो रीड ओनली मोड में किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल जाती है। तो बच्चा हमारा क्या है, ओटीटी, ओपन, ठीक है, ओपन टेक्स्ट टेम्पलेट, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर जो है कहीं पर भी आपसे टेम्पलेट के बारे में पूछा जाएगा तो टेम्पलेट जो होगा ओटीटी होगा, और अगर राइटर डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओडीटी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि बनाने और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कंप्यूटर में सेव करने की अनुमति देता है। एक बार इंग्लिश भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समय रहता है, पर्याप्त रहता है।
Which of the following devices allow a user to copy an external document and save it in electronic form onto a computer? मतलब साफ साफ ये कह रहा है कि हमारे पास एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में है और उसकी एक कॉपी बना करके हमको क्या करना है, कंप्यूटर के अंदर रखना है। चलिए सबके बारे में समझाते हैं। स्पैमर नाम की कोई डिवाइस नहीं होती है, इसको छोड़ दीजिए। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर क्या करता है, कोई भी चीज़ अगर डिवाइस मतलब सिस्टम के अंदर रखी हुई है तो उसको प्रिंट करता है। ठीक है, तो यहाँ तो बात की जा रही है बाहर कोई डिवाइस है उसको अंदर लेके जाना है। प्रिंटर क्या करता है, अंदर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है, ठीक है, उसको बाहर की तरफ ले आता है। ठीक, स्कैनर क्या करता है, इसका आंसर वैसे स्कैनर ही है, बाहरी किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी बना करके सिस्टम के अंदर रख सकता है। जॉयस्टिक मैं आप लोग को पहले ही समझा चुका हूँ, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे गेमिंग वगैरह का काम होता है। अच्छा, अक्सर पूछा जाता है कि बताइए ऐसी कौन सी डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलती है। तो उसके पहले सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, जो चीज़ आपको सिस्टम के अंदर दिखाई दे रही है, आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, कोई एप्लीकेशन टाइप किया, तो वो अभी सिस्टम के अंदर है, उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाएगा। जब आप उसको प्रिंटर से निकाल करके पेज पर प्रिंट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हार्ड कॉपी हो जाएगा। मतलब जो चीज़ सिस्टम में दिख रही है वो सॉफ्ट कॉपी, जो चीज़ पेपर पे आ गई वो क्या हो गई, हार्ड कॉपी। तो अक्सर पूछा जाता है कि बताइए ऐसी कौन सी डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करती है, वो क्या होगा, प्रिंटर। उसके बाद अक्सर पूछा जाता है कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कौन सा कन्वर्ट करता है, स्कैनर। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। एक क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है और एक हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल खरीदे, खूब अच्छी से मोबाइल खरीदे, इतने मेगापिक्सल कैमरा, इतना स्टोरेज, ये वो, और उसमें सॉफ्टवेयर ही नहीं है, चलेगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का किसी भी डिवाइस, डिजिटल डिवाइस में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ तो वो डिवाइस नहीं चलेगी। तो पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम तो ढेर सारा करता है, बताइए इनमें से कौन सा काम नहीं करता है। देखिए इनपुट आउटपुट कंट्रोल का काम करता है, बिल्कुल, बिना उसके इनपुट आउटपुट कंट्रोल नहीं होगा। जॉब कंट्रोल का भी काम करता है। परफॉर्मेंस मॉनिटर का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं होता है। सुपरविजन का भी काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इसका आंसर होगा परफॉर्मेंस मॉनिटर। आगे बढ़ते हैं, क्लाउड कंप्यूटर। अच्छा देखिए एक चीज़ और, क्लाउड कंप्यूटिंग पे याद आया, जब भी आपके सामने कंप्यूटर के टर्म में क्लाउड वर्ड आए तो हम एक ऐसे स्टोरेज की बात कर रहे हैं जो हमारा लोकल स्टोरेज नहीं है, वो हमारा ओवर द इंटरनेट स्टोरेज है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं कि आपकी मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आपका 128 GB या 256 GB का स्टोरेज मिला हुआ है। उसमें कुछ पहले से ही रिजर्व होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जैसे 128 ले लिया तो 100 के आसपास आपको मिल जाएगा यूज़ करने के लिए। 28 GB के आसपास जो होता है सिस्टम रिजर्व होता है। तो ये क्या है, जो भी आप सेव करेंगे अपने मोबाइल के अंदर वो उसके अंदर स्टोर होगा। गूगल फोटोज़ वगैरह आप लोग यूज़ करते होंगे, गूगल फोटोज़ की खास बात क्या है, जो आप गूगल फोटोज़ पर रखेंगे उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके मोबाइल से एक्सेस होगा। आपको यूज़र आईडी पासवर्ड है अपने गूगल का, तो आप किसी डिवाइस में भी उसको ओपन करके देख सकते हैं। तो ये तो क्लियर है कि वो केवल मेरी डिवाइस में स्टोर नहीं है, वो किसी ऐसी जगह स्टोर है जिसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है इंटरनेट की सहायता से। तो क्लाउड क्या होता है, एक ऐसा स्टोरेज होता है जो इंटरनेट पर होता है। ठीक है, तो जब भी क्लाउड वर्ड आएगा देन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट। तो इसमें पूछा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या अर्थ है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ होता है इंटरनेट। ये देखिए पीपल दिया हुआ है, पीपल का यहाँ क्या मतलब है। हार्ड ड्राइव तो समझ में आता है, मान लेते हैं कि स्टोरेज से रिलेटेड है। वायरलेस भी कुछ टर्म कंप्यूटर से रिलेटेड, ही पीपल, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। और थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में इन लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा चुका है। ठीक है, हमने बताया था स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड, स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो स्पेशल इफेक्ट यूज किया जाता है वो क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। ठीक है, इफेक्ट्स नाम का अलग से कोई ऑप्शन नहीं होता है, प्रेजेंट एनिमेशन नाम का कुछ नहीं होता है, कस्टम एनिमेशन या एनिमेशन नाम से होता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था, फिर से एक बार समझा देता हूँ। कस्टम एनिमेशन जो स्लाइड के ऊपर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए होता है और ट्रांजिशन स्लाइड के लिए होता है। ये इफेक्ट उसके लिए है।
अगला क्या है, लिब्रे ऑफिस में कमेंट जोड़ने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले जानिए कमेंट क्या होता है। कमेंट क्या होता है, एक ऐसा टेक्स्ट है जो अलग से जो भी डॉक्यूमेंट में सामान्य तौर पे लिखा या रखा जा रहा है उसमें अलग से अगर कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, कमेंट कहते हैं। आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए कमेंट है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, जैसे यहाँ पर भी देखिए कमेंट ऑप्शन दिया हुआ है स्टिकी नोट वगैरह टाइप में, तो आप इसके बारे में अलग से यहाँ कुछ लिखना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यही क्या होता है, कमेंट होता है। तो पूछ रहा है कि कमेंट वाला जो ऑप्शन है वो किस मेन्यू में होता है। कमेंट वाला ऑप्शन आपका इंसर्ट मेन्यू में होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा, इंसर्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। एक लिब्रे ऑफिस टूल है जो हमें डेटा सोर्स का उपयोग करके एक ही डॉक्यूमेंट में कई डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति देता है। इसका साफ साफ जो आंसर है वो क्या है, मेल मर्ज है। मेल मर्ज क्या होता है, इसको छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। मेल मर्ज एक ऐसा टूल है जो आपके लिए ढेर सारे डॉक्यूमेंट तैयार करता है। अब इसको इस तरीके से जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या किया, एक फाइल बनाई जिसमें हमने नेम एड्रेस वगैरह लिख रखा है। फिर हमने क्या किया, एक लेटर तैयार किया, और उस लेटर की खास बात यह है कि वही लेटर उन सारे के सारे नेम एड्रेस के साथ मर्ज होना चाहिए। मतलब पहले वाले एड्रेस के साथ भी वही लेटर, दूसरे वाले एड्रेस के साथ, तो हमारी दो अलग अलग फाइलें हैं। हम मेल मर्ज की सहायता से दोनों को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए एक पेज का लेटर लिखा हमने और हमारे पास 200 कॉन्टैक्ट की लिस्ट हमने बना रखी है, तो कुल मिला के 200 लेटर चाहिए। अब कॉपी पेस्ट करते रहिए, बहुत टाइम लग जाएगा। मेल मर्ज आपको अलाउ करता है कि आप दोनों को मर्ज कर लीजिए, और लेटर एक बार लिख दिया और मर्ज जब करेंगे तो जितने भी एड्रेस होंगे उतने एड्रेस के हिसाब से उतने पेजेस ऑटोमेटिकली लेटर तैयार हो जाएगा। मतलब 200 अगर एड्रेस के तो 200 पेजेस अपने आप तैयार होंगे, बस आपको प्रिंट करके दे देना होगा। तो मेल मर्ज ही एक ऐसी यूटिलिटी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस में सिग्नेचर का उपयोग नहीं है। देखिए सिग्नेचर का उपयोग इनमें से क्या नहीं है। पहले तो जानिए कि लिब्रे ऑफिस में सिग्नेचर का मतलब क्या है। यहाँ सिग्नेचर का मतलब डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। लिब्रे ऑफिस आपको ऐसी सुविधा दे, यही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है वो जो आपको ऐसी सुविधा देता है कि आप जो डिजिटल सिग्नेचर टोकन की सहायता से होता है उससे आप अपनी फाइल को सिक्योर कर सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि सिग्नेचर का उपयोग इनमें से क्या नहीं है। इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, नॉन रेपुटेशन, रीडेबिलिटी, ठीक है। इसका रीडेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। इंटीग्रिटी के लिए होता है, ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, नॉन रेपुटेशन के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। पीछे हम थोड़ा सा समझा भी चुके हैं, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी भी वेबसाइट को देखने के लिए यूज़ किया जाता है वो प्रोग्राम क्या कहा जाता है, ब्राउज़र। ब्राउज़र के नाम से उस प्रोग्राम को जाना जाता है। ब्राउज़र में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को ओपन, जैसे आपके मोबाइल में गूगल क्रोम होगा, ठीक है, उसके अलावा सफारी होता है, ढेर सारे ब्राउज़र हैं जो कि फ्री में हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन भुगतान का मोड है। ऑनलाइन की बात हो रही है। कैश ऑन डिलीवरी, इसका ऑनलाइन से कोई मतलब ही नहीं है। कैश बिफोर डिलीवरी, इसका भी ऑनलाइन से कोई मतलब, जो कैश आ गया तो ऑनलाइन से कोई मतलब नहीं है। डिमांड ड्राफ्ट भी क्या होता है, ये खुद से आप ऑनलाइन नहीं करते हैं, ठीक है। बैंक से आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं, जिसको देना होता है देते हैं, फिर वो अपने बैंक में लेकर के जाता है, ठीक है, वो डिपॉजिट करता है, उसके अकाउंट में आता है, लेकिन इसका ऑनलाइन आपकी तरफ से ऑनलाइन का कोई मतलब नहीं। उसके बाद आता है NEFT। NEFT का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, अक्सर पूछा जाता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और यही ऑनलाइन भुगतान मोड का एक तरीका है। आप NEFT आप अपने मोबाइल ऐप से कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग बैंक अलग अलग प्रकार से NEFT की सुविधा देते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। स्प्रेडशीट डेटा को किसके रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। ग्राफ के रूप में, चार्ट के रूप में, चार्ट या ग्राफ दोनों के रूप में, या डेटा के रूप में। डेटा तो पहले से ही है, ठीक है, तो डेटा को डेटा के रूप में देखने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आ रहा है ग्राफ, चार्ट, चार्ट या ग्राफ, तो ये सी वाला आंसर से चार्ट या ग्राफ के रूप में देख सकते। किसी सॉफ्टवेयर में ग्राफ लिखा होता है, किसी सॉफ्टवेयर में चार्ट लिखा होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो चार्ट या ग्राफ के रूप में किसी भी स्प्रेडशीट डेटा को देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 56। फॉर्मेट लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सेव नहीं किया जा सकता है। देखिए आपको बताते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर जो डॉक्यूमेंट होता है वो तो ODT होता है, उसके अलावा उसे XML में सेव किया जा सकता है, ये भी एक तरह का फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट का। फिर DOC और DOCX में सेव किया जा सकता है। पहले DOC और DOCX जान लीजिए। DOC और DOCX जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फॉर्मेट है। ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी फाइलें बनती हैं वो DOC या DOCX होती हैं। दो, जैसे मैंने पिछले क्लास में समझाया था
कि DOC और DOCX में बस ये कि जो 2007 या उसके 2007 के पहले के वर्जन थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, उसमें जब भी सेव करते थे तो DOC नाम से सेव होता था, और उस 2007 या उसके बाद के जितने भी वर्जन है उसमें जब हम फाइल सेव करते हैं तो DOCX नाम से सेव होता है। ये 3 तो हो गया। MP3 में कैसे सेव करें किसी डॉक्यूमेंट को? MP3 में तो सेव MP3 अलग फॉर्मेट होता है फाइल का, तो गाने के लिए होता है, ये तो हमारा डॉक्यूमेंट है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, मतलब MP3 के रूप में सेव नहीं किया जा सकता। अब आते हैं आगे, निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जिसमें रो कॉलम होते हैं जिन पर डेटा एंट्री की जा सकती है, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ओपन ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं, ये ड्राइंग के लिए होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? लिब्रे ऑफिस ड्रॉ। आगे बढ़ते हैं, सेल दिया हुआ है C2 C7 की रेंज में कितने सेल शामिल हैं? चलिए हम आपको कैल्क में करके दिखा देते हैं। C2 से लेकर के C7, यही है ना, आप इसको काउंट कर लीजिए, C2 से ले लिया हमने और C7 तक कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, तो कितना, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। अब आते हैं फ्लेम, ये इंटरनेट के टर्म में यूज़ किया जाने वाला जो है एक वर्ड है। इंटरनेट के टर्म में फ्लेम क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है, व्यक्ति की बात हुई, फ्लेम क्या होता है? इंटरनेट पर एक ऐसा व्यक्ति है जो नेटिकेट के नियमों को तोड़ता है। अब नेटिकेट क्या होता है? ठीक है, कुछ लोग इसको नेटिक्वेट भी पढ़ते हैं, चलिए मैं बताता हूँ कि नेटिकेट या नेटिक्वेट क्या होता है। देखिए इंटरनेट यूज़ करने के ढेर सारे नियम हैं, आप वो नियम मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इंटरनेट यूज़ करने के ढेर सारे, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि आप दूसरे की प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो ठीक है, आप स्किप करिए, रिपोर्ट करिए, आप उनको पर्सनली गाली मत देने लगेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, ये तो प्राइवेसी वाली बात हो गई, आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो चीज़ इंटरनेट पर है वो हर जगह है। अगर आप कोई चीज़ ऐसे इंटरनेट पर रखने की कोशिश कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये कहीं से कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, अगर हमारे फेसबुक पे आपने कुछ कमेंट किया तो आप ये मत समझिए कि आपने कमेंट किया तो आपके कंप्यूटर में दिख रहा है या जिसके ऊपर कमेंट किया केवल उसको दिख रहा, नहीं, ये सबको दिखेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो इंटरनेट पर जो भी हो रहा है उसके जो नियम बांधे गए हैं उन नियमों का पालन नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं। जो नेटिकेट के नियमों को तोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? फ्लेम कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। सेव एज ऑप्शन का यूज करते हुए किसी अन्य नाम के साथ मौजूदा डॉक्यूमेंट को सेव करना। देखिए होता क्या, सेव, एक तो सेव होता है, सेव से फाइल सेव होगी, उसके अलावा लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज होता है और सेव अ कॉपी होता है, दोनों अक्सर पूछा जाता है। देखिए सेव एज या सेव अ कॉपी का यूज़ तभी किया जाता है जब हमारे डॉक्यूमेंट की एक कॉपी हमको बनानी है, ठीक है। जैसे हमारे हमने कोई फाइल सेव की मेथड नाम से, ठीक है, और उसको सेव करना मेथड 1 नाम से, तो आप सेव एज का भी यूज़ कर सकते हैं, सेव अ कॉपी का भी यूज़ कर सकते हैं, बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मान लेते हैं कि आप सेव एज का यूज़ जब कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर ना एक राइटर डॉक्यूमेंट तैयार कर दे रहे हैं, हमने क्या किया, द नेम ऑफ माई इंस्टीट्यूट, द नेम ऑफ माई इंस्टीट्यूट इज मेधज कंप्यूटर, ठीक है। अब जैसे पहले इसको नॉर्मली सेव कर लेना, कंट्रोल एस प्रेस करके हमने इसको सेव कर लिया मेधज नाम से, MEDHAG, मेधज नाम से सेव कर लिया। अभी क्या हुआ है, एक टाइटल बार में मेधज नाम आ जाएगा। अब जैसे इसकी कॉपी बनानी है मेधज 1 नाम से, तो हम फाइल में जा करके सेव एज कर सकते हैं, ठीक है, या सेव अ कॉपी भी कर सकते हैं। सेव एज जब हम करेंगे और अगर हम इसको मेधज 1 नाम दे देते हैं और सेव कर देते हैं, तो क्या होगा कि हमारी मेधज वाली फाइल बंद हो जाएगी जो पहले से खुली हुई थी, और मेधज 1 नाम की फाइल है हमारी ओपन जाएगी, मतलब हमारी जो पुरानी फाइल जो हमने पहले से खोल रखी थी वो बंद हो जाएगी, और नया नाम जो हमने दिया है वो नया नाम क्या होगा, सामने आ जाएगा। सेव कॉपी में क्या होता है, ऐसा मतलब कॉपी तो बनती है, लेकिन जो कॉपी, जैसे मेधज 2 नाम से इसको करना चाहते हैं, तो अगर हम सेव एज का यूज़ करेंगे तो ऊपर टाइटल बार में मेधज 2 आ जाएगा, मेधज 1 बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हम सेव कॉपी कर रहे हैं और मेधज 2 लिख रहे हैं तो मेधज 2 बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट में स्टोर हो जाएगा और हमारा मेधज 1 खुला ही रहेगा, वो बंद नहीं होगा। तो देखिए सेव एज से क्या होता है, सेव एज से ये होता है कि जो भी हम फाइल सेव कर रहे हैं किसी अन्य नाम से, वो फाइल हमारे सामने खुल जाएगी और हमारी पुरानी फाइल बंद हो जाएगी। और सेव कॉपी में क्या होगा, जो पुरानी फाइल खुली हुई वो खुली ही रहेगी,
बस एक कॉपी हमारे हार्ड ड्राइव में स्टोर हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। लिखा हुआ जब आप किसी मौजूदा प्रेजेंटेशन में स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो निम्न में से किसका उपयोग करेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन हमारी पहले से ही चल रही है, 8-10 स्लाइड पहले से ही है, उसमें क्या करना है, हमको नई स्लाइड क्या करनी है, ऐड करनी है। ठीक है, नया प्रेजेंटेशन बनाना होगा तो फाइल में जा करके जो है न्यू कर लेंगे। ठीक है, ये फाइल न्यू कर लेंगे, नया प्रेजेंटेशन बन जाएगा। इसके अलावा हम पहले ऑप्शन पे आते हैं, फाइल में नया स्लाइड जोड़ें। फाइल में नया स्लाइड जोड़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है। इंसर्ट में न्यू स्लाइड का ऑप्शन होता है, इंसर्ट में जाइए, आप न्यू स्लाइड करिएगा तो नई स्लाइड जुड़ जाएगी। और फाइल ओपन से कोई मतलब ये तो उससे ओपन होगा, नई स्लाइड जुड़ेगी थोड़ी। अब आते हैं यहाँ पर क्या है, www का सही फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, ये रहा वर्ल्ड वाइड वेब बी वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण। ओपन सोर्स में पहले ही आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री में मिलेंगे, जिनका सोर्स कोड भी फ्री में मिलेगा। लाइबर ऑफिस या लिब्रे ऑफिस जो है वो क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके अलावा एडोब फोटोशॉप यूज़ करना आपको पैसे देने हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करना पैसे देने हैं, स्काइप यूज़ करना पैसे देने हैं। क्वेश्चन नंबर 64, हार्डवेयर एड्रेस किस रूप में जाना जाता है। देखिए, हार्डवेयर एड्रेस को सामान्य तौर पे मैक एड्रेस कहते हैं, MAC। मैक एड्रेस जो होता है किसी, जैसे कि आपके कंप्यूटर में ढेर सारी डिवाइसेस लगी हुई होती हैं। ठीक है, हर डिवाइस का अपना एक एड्रेस होता है जिसे मैक एड्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे हम मशीन एक्सेस कोड भी कहते हैं। आप इसको नोट करिए, अक्सर पूछा भी जाता है कि मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, मशीन एक्सेस कोड। IP एड्रेस क्या होता है, इसको भी समझा देते हैं। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जोड़े जाते हैं तो उनको एक विशेष प्रकार का एड्रेस देना होता है, एक विशेष प्रकार की आइडेंटिटी होती है उसकी पूरे नेटवर्क में, उसे हम क्या कहते हैं, IP कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद नेटवर्क एड्रेस भी वही चीज़ होती है, बस यहाँ पर उसको ऐसे नेटवर्क एड्रेस लिख दिया गया है। और एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल तो अलग चीज़ हो गई ना। ठीक है, प्रोटोकॉल को मैं डिटेल में आगे आप लोग को समझाऊंगा। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। फिर से आ गया वेब ब्राउज़र। ठीक है, देखिए एयरटेल तो हमारी कंपनी है जो ब्राउज़र नहीं है, जो ये हमारी प्रोवाइडर कंपनी है। BSNL प्रोवाइडर कंपनी है, जियो प्रोवाइडर कंपनी है। DuckDuckGo नाम का एक ब्राउज़र होता है, ये भी फ्री है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने, मतलब किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 66। यदि आप चाहते हैं कि आपका लोगो प्रत्येक स्लाइड पर, अच्छा देखिए ये मैंने समझाया था स्लाइड मास्टर में। ठीक है, हमने समझाया था कि अगर हम अपना लोगो जो है राइट अपर कॉर्नर पर जो है हर स्लाइड पे चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, स्लाइड मास्टर। ये पहले ये क्वेश्चन मैं पहले समझा चुका हूँ, मतलब ये इस तरीके का नहीं था, उसमें हैंड आउट मास्टर के बारे में पूछा था। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 67। स्लाइड में टेक्स्ट पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, विभिन्न प्रभाव मतलब इफेक्ट, विच मेन्यू इज यूज टू अप्लाई वेरियस इफेक्ट टू द टेक्स्ट इन द स्लाइड। टेक्स्ट पर देना है, याद रखिएगा। ठीक है, टेक्स्ट पर देना है तो हमने आपको पहले ही बताया था क्या हो जाएगा, एनिमेशन हो जाएगा। और अगर टेक्स्ट पे नहीं देना है, अपनी स्लाइड पर देना है तो देखिए उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा करके पूछता है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये भी पहले से समझाया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। प्री प्रोग्राम फार्मूला मूल रूप से क्या कहे जाते हैं। हमने आपको फार्मूला और फंक्शन के बारे में बहुत डिटेल में समझाया था कि फार्मूला क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। तो प्री प्रोग्राम है तो हमने बताया था कि प्री प्रोग्राम या प्री डिफाइंड जो भी होता है वो क्या होता है, फंक्शन होता है। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 69। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करने के लिए डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या होती है। देखिए डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा है तो कुछ भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर में या प्रेजेंटेशन में, मतलब इम्प्रेस में या कैल्क में कुछ भी सेव कर रहे हैं वो जाएगा डॉक्यूमेंट में ही। हाँ, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट तौर पे वो कहाँ जाएगा, आप डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं, आप डाउनलोड्स में भी सेव कर सकते हैं। वन ड्राइव का भी अगर आपके यहाँ ऑप्शन है या फिर वन ड्राइव आप यूज़ करते हैं तो उसमें भी सेव कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर वो कहाँ सेव होता है, डॉक्यूमेंट में। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट कुल सर्कल के गोलाकार क्षेत्रों के रूप में मान दिखाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट शोज वैल्यूज एज सर्कुलर सेक्टर ऑफ द टोटल सर्किल। ठीक है, देखिए बार चार्ट क्या होता है, ये बार दिखाता है। ठीक है, ये सर्कुलर नहीं होता। सर्कुलर चार्ट नाम का कोई चार्ट नहीं होता है। ओवल चार्ट नाम का कोई चार्ट नहीं होता है। पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट के अंदर सर्कुलर होता है। पाई चार्ट ही देखिए, आप ये भी जान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्कुलर कौन सा चार्ट होता है तो यही एक चार्ट है जो सर्कुलर होता है, इसके अलावा और कोई चार्ट नहीं है जो सर्कुलर होता है। ठीक है, पहले इतना आप कर लीजिए। अगले वीडियो में मैं
क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू करके सारे के सारे कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये पेपर एक आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसको खूब अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 100 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसमें 100 में 100 आपका कम से कम एकदम ये रहे कि ये अगर क्वेश्चन आ गए तो इसमें से कुछ भी छूटे ही नहीं, चाहे वो जिस तरीके से पूछेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में और सारी चीज़ बता दूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।